हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस, ये जो पेपर है, आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस पेपर है ये, मेरे को एक लास्ट टाइम के सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिला है ना। बहुत इसलिए काफ़ी, जैसे लोग शुरुआत में पेपर डाल दे रहे थे नकली नकली बना बना कर, तो वैसा मैंने नहीं किया। जब ओरिजिनल पेपर मिला तभी मैंने डाला, बहुत रिसर्च के बाद ये पेपर मिला। तो आप यहाँ पर लास्ट में देख भी सकते हैं, ये ASRB के पास राइट रिजर्व है, कॉपीराइट का सिंबल बना रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ASRB ने ही लास्ट टाइम पेपर कंडक्ट किया था टेक्नीशियन पोस्ट का। तो आज हम इस पेपर को डिटेल में देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, और आप बताना आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही रहे। तो गैस, मैंने सिर्फ सोशल साइंस का पार्ट जो है वही लिया है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में इनके जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी पढ़ेंगे। तो गैस, पहला क्वेश्चन है कि हमारे 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो देखिए, याद रखिएगा, भाषा जो है कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। उसमें कितनी भाषाएं हैं, 20, 14, 21 या 22। तो गाइस, इसका जो आंसर होगा वो 22 होगा। 22 लैंग्वेजेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज नहीं इंक्लूडेड है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में कहाँ पे हुई। तो याद रखिएगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन कौन सी क्रांति को कहते हैं और कहाँ पर हुई थी। 1917 में हुई थी। ठीक है, और कौन सी क्रांति को कहते हैं, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो गाइज, इसमें आप पाएंगे कि रशियन रेवोल्यूशन को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि 25 अक्टूबर 1917 को हुई। ठीक है, कहाँ कब हुई थी, 1917 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में है। मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस, इसका जो आंसर होगा वो होगा मेघालय। ठीक है, मेघालय में है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जो कि पूछे जा सकते हैं, लास्ट टाइम पूछा है तो कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो उत्तराखंड में नंदा देवी है ना, और मानस असम में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से आपने कुछ के नाम सुने भी होंगे, है ना, और जो नहीं सुने उनको आप याद कर लीजिएगा। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, और गल्फ ऑफ मन्नार वाला तमिलनाडु में। नीलगिरी वाला फर्स्ट इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये आपका नीलगिरी तमिलनाडु और केरल दोनों में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो विषय है वो राज्य के अंदर नहीं, राज्य के अंदर आता है, राज्य के सूची में आता है, स्टेट लिस्ट के तहत आता है। इनमें से कौन सा विषय, ठीक है, राज्य की सूची यानी कि वह विषय जिन पर राज्य सरकार नियम कानून बना सकती है। पहला ऑप्शन है फॉरेन अफेयर, दूसरा है टैक्सेस ऑन कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग या डिफेंस। तो आपने डिफेंस का देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। बैंकिंग पे भी RBI और उस पर पकड़ जो है केंद्र सरकार की होती है, इस पे कानून राज्य सरकार नहीं बना सकती। फॉरेन अफेयर, विदेशी मामलों के लिए तो ऑब्वियसली जो केंद्र सरकार है यही नियम बनाती है। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा कुछ जगहों पे बिजली फ्री भी हो जाती है, कुछ जगह पे बिजली के टैक्सेस बहुत हाई होते हैं। तो टैक्सेस ऑन सेल और कंजम्पशन जो है वो राज्य सरकार के पास होता है। तो ऐसे कितने विषय हैं, देखिए, ऐसे कई सारे विषय हैं, 100 सब्जेक्ट है। अच्छा, लिस्ट कितनी तरह की होती हैं, ठीक है, ये जो सूचियाँ हैं ये से सूची और से सातवां। तो 7वीं अनुसूची जो है, इसमें हम अपने अनुसूचियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट जो है, कौन कौन सी सूचियाँ किस किस के पास है। स्टेट लिस्ट होती है एक, है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंडर जो सब्जेक्ट आते हैं जिन पे राज्य सरकार नियम बनाती है, यूनियन लिस्ट जिनके ऊपर केंद्र सरकार बनाती है, और एक तीसरी होती है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची जो है, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकती है। ऐसे सब्जेक्ट जो हैं कॉन्करेंट लिस्ट में रखे जाते हैं, जैसे कि शिक्षा का हो गया, है ना, शिक्षा का विषय जो है उस पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। तो ऐसे सब विषय जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखे जाते हैं। जैसे टैक्स हो गया, सेल कंजम्पशन ऑफ लिक्वर, है ना, जैसे कि आप देखते हैं कुछ राज्य सरकार बैन रखती हैं और कुछ राज्य सरकार इसके उस पर टैक्स लगाती हैं। तो ये आपके हो गया स्टेट लिस्ट के अंदर, है ना। नेक्स्ट है आइडल ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी स्प्रेड फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, आज़ादी और समानता का आदर्श ये कौन से देश की क्रांति से निकला है। 18वीं शताब्दी में किस देश से यूरोप में प्रसारित हुआ था आइडल ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो इसमें ऑप्शंस हैं यूके, चाइना, रशिया या फ्रांस। तो आप इसमें पाएंगे
कि जो आइडल ऑफ फ्रीडम 3 शब्द निकले थे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। देखिए ये 3 शब्द जो निकले थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, आज़ादी और भाईचारा, ये शब्द जो क्रांति के निकले थे, ये निकले थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन को रटने का तरीका है, याद करने की ट्रिक है, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, आगे 1 लगा दीजिए। इस तरह से 89 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अच्छा, राउरकेला स्टील प्लांट जो है, अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ठीक है, अब देश में स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी तो वो देशों ने मदद की थी, तो बताना है कि राउरकेला वाला किसकी मदद से हुआ था? सोवियत यूनियन, जर्मनी, यूके और यूएसए। तो देखिए जो राउरकेला वाला प्लांट जो है उसका आप पाएंगे कि ये जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। और मैंने 2-3 जो स्टील प्लांट जो शुरू में लगाए गए थे, किसकी मदद से लगाए गए थे वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। दुर्गापुर वाला जो है वो ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये जर्मनी की मदद से लगाया गया था। आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, पेड जो मेंबर्स हैं जिन्होंने कोर्स परचेज किया है सोशल साइंस और साइंस का, उनको ये पीडीएफ ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, तो और ये जो भिलाई वाला स्टील प्लांट है ये रशिया की मदद से लगाया गया था। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलके गंगा नदी बनाती है? गंगा की उत्पत्ति के लिए भागीरथी और अलकनंदा कहाँ शामिल होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए गाइस, तो इसका आंसर जो है क्या होगा? इंद्रप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग? देखिए इसका आंसर जो है समझ लेते हैं। भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा जो है वो निकलती है सतोपत ग्लेशियर, है ना, सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। बंदरपूछ एक जगह है वहाँ से निकलती है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में आकर ये मिल जाती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, जो कि गंगा रिवर बनाती हैं, एक्वायर्स द नेम ऑफ गंगा। ठीक है, तो गंगा कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी नदी मिलके गंगा नदी बनाती है? तो ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलके देवप्रयाग पे गंगा का नाम देती है। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट है, जैसे कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है सबसे बड़ी नदी, है ना, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। इसे पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी भी कहते हैं। अब पेनिनसुलर इंडिया कौन सा इंडिया होता है? तो देखिए जो इस तरह का ये जो पेनिनसुला होता है इसे कहते हैं पेनिनसुला, जो नदियों से घिरा हुआ है। जो हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट है इसको आप देखेंगे तो ये, है ना, ये साउदर्न मोस्ट पार्ट नदियों से घिरा हुआ है और इस तरह के पार्ट को पेनिनसुला कहते हैं। तो ये पेनिनसुला रिवर इंडिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी। कहाँ से निकलती है ये महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, और बाद में जो है महाराष्ट्र से निकलते हुए इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेडरल गवर्नमेंट का। देखिए फेडरल गवर्नमेंट जो है संघीय सरकार की विशिष्टता क्या है? संघीय सरकार क्या होती है? तो देखिए पहले तो ये बता दूं मैं, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे खोल के, तो वहाँ पे एक चैप्टर है ड्रेनेज है चैप्टर 9th के एनसीईआरटी में। तो वहाँ से पूरा नदी सिस्टम बताया गया और नदियों में ही ये सब चीज़ें फैक्ट्स दे रखे हैं क्लियर, उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन वहीं से फंसने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेडरल गवर्नमेंट क्या है? तो ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये आपका 10th क्लास की सिविक्स में मिल जाएगा। इसमें पूछा है संघीय सरकार की विशेषता क्या है। इसमें क्या जो शक्तियाँ हैं, सरकारी शक्ति, वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट दी जाती है। क्या ये सही होगा? गवर्नमेंट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। या फिर गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या, या फिर सरकार की शक्ति संविधान के अनुसार विभिन्न स्तरों पे बांट दी जाती है। या फिर जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी है ना, वही सर्वोच्च ताकत का प्रयोग करेगा, जो भी अधिकारी चुन के आया है नवनिर्वाचित। ठीक है, हो सकता है वो मोदी जी हो या फिर राष्ट्रपति हो। या फिर राज्य सरकार अपने कुछ अधिकार जो है प्रांतीय सरकार को दे देती है। प्रांतीय मतलब जो क्षेत्र में होती है ना, जैसे कि मान लो एक यूपी बहुत बड़ा है, उसके अंदर गाजियाबाद है, तो यूपी अपनी छोटी पावर प्रांतीय सरकार यानी कि गाजियाबाद को दे दे। तो ऐसा तो नहीं होता। संघात्मक सरकार में क्या होता है कि जो पावर है उसको देख लेते हैं। जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में,
ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है पूरा, एनसीईआरटी की रहता है 10th क्लास की, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 टायर के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को मान्यता देता है। अब 2 टायर सिस्टम गवर्नमेंट क्या है, जिसमें पहले होगी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जो होती है, जिसके हेड मोदी जी हैं, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट में आपका चीफ मिनिस्टर होता है, यानी कि पावर जो है वो 2 लेवल पे बांट दी गई है। 2 टायर सिस्टम कहते हैं इसको, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 10th क्लास के एनसीईआरटी मिल जाएगा। लेकिन यूनियन के बाद पावर बांट दी गई स्टेट में, है ना, स्टेट पे बांट दी गई, और स्टेट से भी बांट दी जाती है पंचायत और म्यूनसिपालिटी, नगर निगम जो होते हैं, पंचायत को दे दी और म्यूनसिपालिटीज़ को दे दी, यानी कि ये पावर जो है 3 स्तर पे बंट चुकी है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में यही होता है, संघात्मक मतलब कि संघों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि किस तरह से देशों में एक ही तरह की पावर चलाने की कोशिश की गई, राज्यों को ताकत नहीं दी। अगर मान लो आज के टाइम में सारी ताकत अगर सेंटर के पास ही हो तो साउदर्न स्टेट्स का क्या होगा फिर, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम जो है संघात्मक व्यवस्था होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जहां पे गवर्नमेंट पावर जो है इसको डिवाइड कर जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। विखंडन मतलब कि यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सफर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू पॉलिटिकल फाइट्स बिटवीन रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो किस देश में धर्म और जाति के आधार पर विखंडन हुआ था, तो यूगोस्लाविया, नीदरलैंड, बेल्जियम या जापान। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो है इसमें धार्मिक, और ये भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, ठीक है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में है ये। तो यूगोस्लाविया को जो है वहाँ पे 6 देशों में बंटवारा हो गया, किसके है, धार्मिक और जातीय आधार पर, रिलीजियस और एथनिक पावर के यहाँ से, डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ से, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन है जो अपना नाम पढ़े एवं लिख सके, जो किसी भी भाषा को पढ़ एवं लिख सकता है, या थर्ड जिसकी उम्र 7 वर्ष है और वह किसी भी भाषा को समझ सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो अपना नाम पढ़ एवं लिख सकता है वो साक्षर होता है, ठीक है। ये 2011 के सेंसस की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति की डेफिनेशन, जो अपना नाम पढ़ और लिख सकता है वह साक्षर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुल और बियर ये किस उससे जुड़े हुए हैं, किस व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं। बैंकिंग में बुल और बियर होता नहीं है, ई कॉमर्स में भी नहीं होता, इंटरनेशनल ट्रेड में भी नहीं होता, शेयर मार्केट में होता है बुल और बियर। बुल जो है वो शेयर मार्केट चढ़ता है तो बुल यूज़ करते हैं, और जब ये शेयर मार्केट ढलान से नीचे आता है, ढलान से, तो उसको हम बियर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वह इनमें से कौन से राज्यों से नहीं गुजरती। ऑप्शंस है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो गाइस इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सब राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, छः से छत्तीसगढ़, झै से झारखंड, ठीक है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद कब पास हुआ, 1987, 85, 84 या 86। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा 1986। 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ था, इसीलिए हम 24 दिसंबर को, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस दिवस को हम उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो 24 दिसंबर को हम उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर, अगला क्वेश्चन है कि एक हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था में क्या होता है। ग्राहक सभी वस्तु के उत्पादन के संबंध में सभी निर्णय लेते हैं, या सरकार बाजार में मांग और आपूर्ति के बलों के लिए स्वतंत्र कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती है, या सरकार उत्पादन के सभी के आवंटन को नियंत्रित करती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो गाइज देखिए लेस फेयर क्या है, लेस फेयर है कि लेस फ्री मतलब फ्री छोड़ा,
तो इस तरह की व्यवस्था जहाँ पे सरकारी बाजार में मांग और आपूर्ति के बलों के लिए, है ना, स्वतंत्र कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है कामकाजों में सरकार, उसे कहते हैं लेस फेयर इकोनॉमी। ठीक है, याद रखिएगा, पिछले साल पूछा गया है। लेस फेयर इकोनॉमी वह व्यवस्था है जहाँ पे सरकार उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह एक लैंडलॉक्ड स्थल सीमा से घिरा हुआ और अधिकतम गहराई वाला पतन है? तो चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रदीप या तूतीकोरन। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है एक डीपेस्ट लैंडलॉक्ड है ना, और वेल प्रोटेक्टेड हार्बर है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा अधिकतम गहराई वाला पतन है। अगला क्वेश्चन है कि चेयरमैन कौन होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का? जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो बनी हुई है इंडिया में, ठीक है, उसका जो हेड है, चेयरमैन जो होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अपने आप से अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने हेतु, है ना, वन कवरेज के लिए कितना एरिया होना चाहिए? अनुशंसित भूमि क्या है? मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवरेज टू मेन इंडिया इज कितना होना चाहिए? 20%, 33%, 57%। 33% पर तो एक बच्चा भी पास हो जाता है, तो 33% इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट कवर के लिए। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें यह है कि मध्य प्रदेश है, कई बार पूछा जाता है किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है फिर लैंड डिग्रेडेशन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण जो हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन जो हुआ है पंजाब में, ठीक है, उसका कारण क्या है पंजाब में? ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, अति पशुचारण, वन उन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, से तो कोई मतलब नहीं है, या इंटेंस कल्टीवेशन। तो बहुत ज़्यादा जो कल्टीवेशन किया है इस वजह से जो है वहाँ पे लैंड डिग्रेड होती जा रही है धीरे धीरे। इसी के लिए सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया गया ICAR के द्वारा, ठीक है, और वहाँ पे जो मिट्टी जो है वो भी क्षारीय होती जा रही, धीरे धीरे रेतीली होती जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से राबी क्रॉप कौन सा नहीं है? पैडी, धान, सरसों, मक्का या कपास? तो गाइस इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरसों। अगला क्वेश्चन है फिर सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे लोकेटेड है? तो गाइस सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो देखिए 2005 में जब मीटिंग हुई थी ढाका बांग्लादेश में, तो सबने कहा कि सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर एक होना चाहिए, तो उसकी स्थापना न्यू दिल्ली में की गई 2006 में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन कब होता है? मुद्रास्फीति कब होती है? तो मुद्रास्फीति जो है यानी कि आप महंगाई भी कहते हैं ना, जो उसको इन्फ्लेशन कह सकते हो, मुद्रास्फीति थोड़ा सा अलग है बस। तो देखिए गाइस, महंगाई कब होगी? जब कुल पूर्ति यानी जब सप्लाई जो है वो क्या होगी, पूर्ति क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल होगी तो महंगाई कभी होगी ही नहीं, है ना, बराबर बराबर चल रहा है, जिसको जितना चाहिए उतना सामान खरीदेगा, बराबर का रहेगा। या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, तो अभी तो ऑप्शंस देखे ही नहीं हमने, और है ना, या कुल मांग से भी कम, मतलब मांग जितनी उससे कम है। अगर माल वो जितना सप्लाई है ना, सप्लाई जो है मांग से कम है, आपूर्ति कम हो रही है मांग से, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, डिमांड मान लो क्या बोलते 10 लोग कर रहे हैं, अब पैन एक की है, सप्लाई एक पैन की हो रही है, तो ऑब्वियसली इसकी जो डिमांड प्राइस जो है वो अपने आप ही हाई हो जाएगा और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ जाएगी। इस पेन को लेने वाले 10 लोग हैं तो 10 लोग कहेंगे मैं 50 दे रहा हूँ, दूसरा कहेगा 100 दे रहा हूँ मैं, तीसरा कहेगा 150 दे रहा हूँ मैं, चौथा कहेगा 500 ले लो मेरे से। तो महंगाई की स्थिति इस जब बनती है जब जो सप्लाई है, सप्लाई जो है सप्लाई कम हो जाती है कुल मांग से भी कम जब सप्लाई होगी। ठीक है, मांग से कम है तो ऑब्वियसली ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल कब होता है? देश के व्यापार का संतुलन कब बिगड़ जाता है या प्रतिकूल होता है? ठीक है, जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं, या फिर निर्यात आयात से अधिक हो, या आयात निर्यात से अधिक हो, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही इंपोर्ट करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बराबर बना रहेगा। ठीक है, मतलब बैलेंस मतलब क्या होता है? बराबरी, एक संतुलन बना रहना, है ना, इक्वल होना। तो यानी जितना हमारे पास सामान आया जितने करोड़ का,
उतने करोड़ को हमने बाहर भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं बराबर है हम, जितना देश में आया तो उतना ही चला भी गया। तो पैसे बराबर का लेन देन चल रहा है, देश में कोई आर्थिक गतिविधि मतलब कुछ आर्थिक असंतुलन नहीं होगा। लेकिन असंतुलन कब होगा? जब निर्यात अधिक हो जाए, आयात जो है निर्यात से अधिक हो जाए। आयात हम बहुत कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, तो उस केस में जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनोजाइट सैंड में क्या होता है? थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम या रेडियम? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। मोनोजाइट सैंड में थोरियम होता है, ठीक है, तो थोरियम इसका आंसर हो जाएगा। और मोनोजाइट जो है मेजरली फाउंड इन कहाँ पे पाया जाता है? केरल, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में। अच्छा, विमेन के लिए, महिलाओं के लिए सीटें कहाँ पर आरक्षित रखी गई हैं? राज्य की विधानसभा में, या राज्यसभा, या लोकसभा, या फिर पंचायती व्यवस्था? तो गाइस, पंचायती व्यवस्था में 1/3 सीटें जो हैं, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाती है, ठीक है। और ये 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था उससे ऐसा किया गया है। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर लोकल विमेन। हरियाणा के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा टच नहीं करता? तो गाइस देखिए, इधर जो है हरियाणा है, ये इसके ऊपर पंजाब है, यहाँ से ये उससे लग रहा है हिमाचल प्रदेश से ऊपर से, है ना, और नीचे जो है इसके ये राजस्थान आ रहा है ना, इसके नीचे मध्य प्रदेश आ रहा है। यहाँ से राजस्थान, यहाँ से उत्तर प्रदेश, इसके नीचे मध्य प्रदेश। तो ऑब्वियसली हरियाणा यहीं तक रह जाता है, तो इसकी सीमा किससे नहीं लगती? मध्य प्रदेश से वो नहीं लगती, ठीक है गाइस। तो गाइज ये 100 क्वेश्चंस थे। आप बताइएगा कि आपको इस सीरीज़ कैसी लगी, है ना, किस तरह का और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो उसके बाद जो है मैं आपके लिए कंटेंट इस तरह से डालता रहूँगा। जो पेड मेंबर्स हैं उन्हें ऑलरेडी PDF दे दी गई है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।